Good evening, everyone. My name is Shubham Upadhyay. I am the project head of the Judiciary Gold, and welcome to the Judiciary Preparation Conclave. So, in this session of the Judiciary Preparation Conclave, we have with us Ajay Singh Meena sir, who has recently secured the 13th rank in Civil Judge Examination of Chhattisgarh 2019, जिसका रिजल्ट अभी रिसेंटली 7th of November 2020 को आया है. A very hearty congratulations to you, sir. Thank you. So, to begin with, this basic principle of the Judiciary Preparation Conclave is about to give to all the judiciary aspirants the proper strategy for their judiciary preparation. अब अगर कोई भी स्टूडेंट जुडिशरी के लिए प्रिपेयर कर रहा है तो उसके लिए क्या बेस्ट स्ट्रैटेजीज हो सकती हैं, ये हम आप लोगों के लिए इस कॉन्क्लेव के माध्यम से लाते हैं. So to begin with this interview, sir, first of all, please tell us about yourself. मेरा नाम है अजय सिंह मीना और मैंने अपनी स्कूलिंग केंद्रीय विद्यालय नंबर 1 भोपाल से की हुई है और मैंने अपना BLLB ऑनर्स डिपार्टमेंट ऑफ लीगल स्टडीज एंड रिसर्च बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी से किया हुआ है और मैंने PG अपने ह्यूमन राइट्स में किया हुआ है गवर्नमेंट स्टेट लॉ कॉलेज से. इसी के साथ मैंने सुप्रीम कोर्ट के लॉ रिसर्चर का एग्जाम भी दिया था, वो भी क्लियर किया है. हाई कोर्ट का भी दिया हुआ है लॉ रिसर्चर का, वो भी क्लियर किया था. और इसी के साथ मैं प्रिपरेशन कंटिन्यूस रखा है और अभी ये वाले रिसेंटली 2019 में छत्तीसगढ़ PSC के द्वारा सिविल जज एग्जाम कंडक्ट कराया था, उसको मैंने क्लियर किया. सर, आप बता रहे हैं सिविल जज एग्जामिनेशन 2019 में कंडक्ट हुआ था, फिर ये क्या स्टोरी रही इसकी, बताइए जरा. ये एग्जाम 2019 में कंडक्ट कराया था, जिसका प्री अप्रैल 2019 में हुआ था. इसका रिजल्ट आया, उसके ऊपर रिट पिटीशन लगी, जिसकी वजह से इसका जो मेंस है वो डिले हो गया और सितंबर 21 सितंबर 2020 को इसका मेंस कंडक्ट करा. ओके, सो मतलब अराउंड अप्रैल 2019 से लेकर सितंबर 2020 के बीच में आपका मेंस एग्जाम नहीं हुआ था. आप प्री के बाद लगभग आपने 1 साल प्रिपरेशन की थी फॉर द मेंस एग्जामिनेशन, बट सितंबर तक वो एग्जाम हो ही नहीं पाया. एंड देन हमें रिजल्ट मिला नवंबर 2020, 7th of November 2020. तो सर, एक हमारे जो व्यूअर्स हैं, हम उनके दिमाग में एक क्वेश्चन होता है कि एक्चुअली जुडिशरी के लिए माइंड मेकअप कैसे किया जाए. मतलब सबके दिमाग में ये आता है कि जुडिशरी व्हेन शुड वन स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर जुडिशरी, या ये दिमाग मतलब आपके दिमाग में कैसे आया कि व्हेन शुड यू स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर जुडिशरी? आपने ऐसा कब डिसाइड किया कि आप जुडिशरी के लिए जाना चाहते हैं? मैंने 12th के बाद डिसाइड किया है. एक्चुअली 11th-12th में मैं बायो ऑप्ट किया था जी, मैं मेडिकल का एस्पिरेंट था जी, पर अनफॉर्चुनेटली आई कुड नॉट क्वालिफाई PMT. तो मेरे पिताजी जो है वो जुडिशियल ऑफिसर हैं जी, तो उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि मेरी लाइन भी अच्छी है, यू कैन गो फॉर दैट. तो बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी में मैंने एडमिशन लिया और उसके बाद मेरी ये जर्नी चालू हो गई. जब मैं 3rd ईयर में था तब मैंने डिसाइड किया कि मुझे जुडिशरी के लिए जाना चाहिए. इसके लिए मैंने पिताजी से सजेशन लिया तो उन्होंने बोला कि अगर आप क्लियर कर सकते हो एग्जाम, इट्स अ टफ एग्जाम, आप क्लियर कर सकते हो तो यू शुड गो फॉर दैट. उसी दिन मैंने डिसाइड किया था कि मुझे जुडिशरी के लिए जाना है और मेरे मन में ये डाउट था कि MP के लिए जाऊं या वेरियस स्टेट्स अपने अपने जुडिशियल एग्जाम्स कंडक्ट कराते हैं. बिल्कुल. तो फिर उसके लिए मैंने इनिशियली तो मैं MP फोकस था. एट द एंड आई रियलाइज के वेरियस एग्जाम्स जो कंडक्ट कराते हैं स्टेट, तो उसे कंटिन्यूसली आप देते हो तो उससे क्या रहता है, आपकी प्रिपरेशन कंटिन्यू बनी रहती है. बिल्कुल. तो इसी सीरीज में मैंने छत्तीसगढ़ का एग्जाम दिया और ये एग्जाम क्लियर हो गया. ओके सर, व्यूअर्स जो हैं हमारे या जितने भी लॉ स्टूडेंट्स होते हैं उनके दिमाग में एक बहुत बेसिक फंडामेंटल क्वेश्चन एक और आता है. वो ये है कि जब हम जुडिशरी की तरफ अपना रुख मोड़ते हैं या जुडिशरी की तरफ प्रिपरेशन करने का सोचते हैं तो देयर आर वेरियस अदर प्रोफेशंस विच आर वेरी गुड, लाइक लिटिगेशन की बात करें या मास्टर्स की बात करें या फिर हम अगर बात करते हैं लेट्स से फॉर एग्जांपल PSCs की, तो ऐसे बहुत से एग्जाम्स होते हैं ऑल्सो अलॉन्ग विद जुडिशरी जिसके लिए स्टूडेंट्स प्रिपेयर करने का सोचते हैं. तो सर, आपने क्या, जब जैसे आपका प्लान आपने बताया कि 11th-12th से ही आपका जुडिशरी की तरफ इंक्लिनेशन था, तो जब आप अपने लॉ स्कूल में थे तो क्या आपका झुकाव कभी भी लिटिगेशन या मास्टर्स या PSCs, स्टेट PSCs, UPSC की तरफ नहीं हुआ, या आपने कैसे खुद को ढाला कि मैं सिर्फ और सिर्फ जुडिशरी की तरफ जाऊंगा?
मैंने जैसे कि आपको पहले बताया था, मेरे पिताजी इस प्रोफेशन में रहे हैं, तो मैंने उनकी लाइफ देखी है जी। और लिटिगेशन में भी मेरे फैमिली में कई लोग रहे हैं, उनकी भी लाइफ देखी है। बिल्कुल। तो मुझे ऐसा लगा कि पिताजी वाली लाइफ ज्यादा अच्छी है। तो जी मैंने सोचा कि इस साइड जाना ठीक रहेगा, पर इसके लिए एग्जाम देना पड़ेगा और उसके लिए फिर से प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। 11th-12th में जब मैं क्लियर नहीं कर पाया एग्जाम, जी तब मेरा कॉन्फिडेंस बहुत लो हो गया था जी। क्योंकि वो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम था। बिल्कुल। तो इट्स नॉट पॉसिबल कि आप एकदम से उस चीज से निकल आओ जी। और फिर दूसरा एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करना चालू कर दो। फिर बिल्कुल। मैंने इसके लिए 1 साल पूरा दिया अपने आप को जी जी सोचने के लिए कि जैसे लास्ट टाइम मैंने एग्जाम दिया था वो क्लियर नहीं कर पाया हूँ, जी तो इस बार क्लियर कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, ये सोचने के लिए मैंने अपने आप को बहुत समय दिया। जी। और फिर मैंने सोचा कि बेस्ट रहेगा कि मैं एग्जाम दूं और इस बार मैंने जो गलतियां की हैं, जो लेक्यूनास रह गए थे, बिल्कुल। उन सबको बिल्कुल पूरी पावर के साथ ना फुलफिल करो और अपने ड्रीम को अचीव करो। ये सर ने बहुत बड़ी बात कही है। हमारे व्यूअर्स, हमारे जितने भी जुडिशरी एस्पिरेंट्स हैं, उनके लिए ये चीज बहुत ठोस तरीके से वर्क करती है। जैसा सर ने बताया कि हम फेलियर देखते हैं, ऐसा नहीं है कि हम लाइफ में फेलियर्स नहीं देखते। सर का हो सकता है अगर पीएमटी का एग्जाम निकल गया होता तो सर मतलब इस लाइन में नहीं होते, शायद एक बहुत बेहतरीन डॉक्टर होते हमारे देश के। लेकिन इससे भी हमने एक लेसन लिया, इससे भी हमने ये सीख ली कि भाई रुकना नहीं है, नेवर सेटल फॉर एनीथिंग अंटिल यू अचीव द बेस्ट। एंड यही चीज है जो लगातार मेरे हिसाब से, मेरे ख्याल से सर, जो जुडिशरी एस्पिरेंट्स को मोटिवेट करती रहती है कि हमें वी हैव टू पुश टू द मैक्सिमम लिमिट एंड वी हैव टू क्लियर द एग्जामिनेशन। तो सर आपकी लाइफ में जैसा कि मैं देख सकता हूँ, आपका काफी जॉली नेचर है, हंसमुख नेचर है, तो आपका मोटिवेशन क्या रहता था सर? हाउ मतलब आप कैसे मोटिवेटेड रहते थे ये एग्जाम देने के लिए? इस एग्जाम से पहले मैंने एक छोटी सी स्टोरी पढ़ी थी जो मुझे हमेशा मोटिवेट करती रही। जैसे एक बैंक का लॉकर रहता है ना, बैंक के लॉकर्स में 2 की रहती है। एक की रहती है बैंक के पास और बैंक एक की हमें दे देता है। बिल्कुल। तो अगर हम हमारी अकेली की लगाते हैं तो उससे बैंक लॉकर ओपन नहीं होता और बैंक वाले भी लगाते हैं तो उससे भी ओपन नहीं होता। इसी तरह जो है ना, हमारी लाइफ जो है वो भी एक तरह की लॉकर है जिसमें सक्सेस रखी हुई है। उसकी भी 2 चाबियां हैं जी। आप देखेंगे, एक चाबी है हार्डवर्क जी और एक चाबी है आपकी जो आपका लक है, जिसे जो चाबी भगवान के पास जी। अगर ये दोनों एक साथ ना लगे और एक साथ ना घूमे तो लॉकर नहीं खुलता, जैसे बैंक का लॉकर नहीं खुलता। आप कितने ही हार्डवर्क कर ले, लक नहीं है आपके साथ में तो भी लॉकर नहीं खुलना है, और लक आपके साथ में हार्डवर्क नहीं किया तो भी आपका लॉकर नहीं खुलना है। तो सिंपली ये है इसका कि आप हार्डवर्क करें और भगवान अपनी चाबी लगा कर रखता है, वो जब घुमाएगा तब ओपन हो जाएगा। आप अपना हार्डवर्क बंद ना करें। इसी स्टोरी को सोच के मैं यही सोचता था हर बार फेलियर के बाद कि हो सकता है भगवान ने इस बार अपनी चाबी ना लगाई हो, या फिर मैंने हार्डवर्क इतना ना किया हो कि भगवान ने लगाई भी होगी तो मेरी वाली चाबी ना लगी हो। तो जब मैंने 2019 में छत्तीसगढ़ का एग्जाम दिया तो मैंने ये नहीं सोचा था कि क्लियर हो जाएगा, पर जैसे इसका मेंस आया तो मुझे ऐसा लगा कि मे भी अभी लॉकडाउन का समय चल रहा है, किसी के पास कोई एग्जाम नहीं है, मेरे पास तो कोई एग्जाम है, मे भी ये भगवान का कोई इंडिकेशन है कि मेरी चाबी लग चुकी है, आप तैयारी करें। तो मैंने वहां से जो तैयारी चालू की है, फिर फाइनल रिजल्ट आया, उस दिन जाके मैं थोड़ा सेटिस्फाई हुआ अपने आप से कि हाँ फाइनली दोनों चाबियां एक साथ घूम गई है। जी जी, यही बात सोर्स ऑफ मोटिवेशन रहा है मेरे। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर ने जैसा कहा कि सोर्स ऑफ मोटिवेशन बना के रखना जरूरी है, और सर का जो सर ने छोटी सी स्टोरी बताई, ये 2 चाबियों वाली, ये हमारे सभी जुडिशरी एस्पिरेंट्स के लिए एक ऐसा कह सकते हैं कि मील का पत्थर है। अगर आप इसका ध्यान रखें कि जो 100% है सक्सेस का, उसमें 50% हमारा है, 50% हमारा भाग्य है, हमारा भगवान की कृपा है, या कुछ भी कहें। लेकिन हम अगर अपना 50% देते रहे, मतलब अगर हम हमारे 50% का 100% दें, तो सक्सेस ज्यादा दूर नहीं रह सकती और ज्यादा देर तक हमसे दूर नहीं रह सकती। तो सर, जैसा आपने बताया कि आपने और भी एग्जाम्स दिए, तो क्या आपने और भी स्टेट्स की जुडिशरीज को टारगेट किया था क्या? हाँ, मैंने कई स्टेट्स की जुडिशियल एग्जाम दिए हैं। जैसे मैं शुरुआत एमपी से की है जी, एमपी दिया है बिल्कुल। उसके बाद मैंने राजस्थान का भी दिया हुआ है, दिल्ली का दिया हुआ है, उत्तराखंड का दिया हुआ है, हिमाचल, बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, पूरा नॉर्दर्न बेल्ट, पूरा बेल्ट दिखती है, सेंट्रल और नॉर्दर्न बेल्ट बिल्कुल नहीं छोड़ा है मैंने। इनमें कई गलतियां की हैं मैंने,
जी मे बी हार्डवर्क मैंने कहीं नहीं छोड़ा, हार्डवर्क मैं शुरू से कर रहा हूँ, पर गलतियां मे भी हो सकती है नर्वसनेस की वजह से, जी मे बी उनका सिलेबस को मैं अच्छे से समझ नहीं पाया हूँ। जी तो ये सब गलतियां जो मैंने की है, इनसे मैंने लेसन लर्न करते गया हूँ। जब जब फेलियर हुआ है तब तब मैंने कुछ लेसन लर्न किए हैं, और फाइनली जो छत्तीसगढ़ का एग्जाम हुआ उसके अंदर जो जो मैंने फेलियर लेसन लर्न किए थे सारे के सारे अप्लाई कर दिए इसके अंदर, और फाइनली ये करेक्ट हुआ। तो सर मतलब मैं एक चीज देखता हूँ, ये चीज हमारे जुडिशरी एस्पिरेंट्स के साथ भी होती है कि कई बार हमारे जुडिशरी एस्पिरेंट्स ये कोशिश करते हैं कि हम वैकेंसी देखते हैं और उसके बाद ये डिसाइड करते हैं कि हम क्या इस स्टेट के लिए जाएं। तो उसके लिए आपका, हमारे जो जुडिशरी एस्पिरेंट्स हैं, हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं, उनको आपका क्या सजेशन है, हाउ टू डिसाइड कि मैं कौन सी जुडिशरी को टारगेट करूं? आपका क्या सजेशन है? मैं तो ये सजेशन दूंगा कि आप वैकेंसीज मत देखिए, बिल्कुल, आप एग्जाम का सिलेबस देखिए, कौन सा सिलेबस आपको सूट कर रहा है। जैसे मेरा टारगेट था एमपी जुडिशरी, तो एमपी जुडिशरी से रिलेटेड जितने भी एग्जाम थे जी मैंने उन सबके सिलेबस को देखा। बिल्कुल, राजस्थान का एग्जाम इसी पैटर्न पे होता है, छत्तीसगढ़ का सेम पैटर्न पे होता है, सिलेबस लोकल लॉस पे डिफर करता है, बाकी मेन जो लॉस है सब में से। मैंने इसी एमपी की प्रिपरेशन के बेसिस पे ही मैंने इसका राजस्थान का एग्जाम दिया, वो भी क्लियर हुआ मेरा, ऑल्दो आई कुड नॉट क्वालिफाई इंटरव्यू। और ऐसे ही मैंने झारखंड का मेंस दिया हुआ, सेम पैटर्न है। तो आप सिर्फ सिलेबस देखिए, आप ये मत देखिए कि वैकेंसीज कितनी आ रही है, क्योंकि आपको तो एक ही सीट चाहिए ना। हाँ, सारी सीट तो आपको चाहिए नहीं है। बिल्कुल, तो आप बस अपना सिलेबस जो आपके सूट कर रहा है उसको देखकर एक साइड प्रिपरेशन चालू कर दीजिए, और 100% अगर वो आपकी स्ट्रेंथ होगी या वीकनेस भी हो, आप उसको स्ट्रेंथ बना लीजिए। बिल्कुल, और उसको आप बिल्कुल क्लियर कर जाएंगे। आप देख सकते हैं कि सर का मोटिवेशन किस लेवल पे रहा है, क्योंकि छत्तीसगढ़ जुडिशरी के बारे में एक चीज बहुत कॉमनली स्टूडेंट्स के बीच में डिस्कस होती है कि सर इसमें वैकेंसीज हमेशा कम आती है, क्योंकि छोटा स्टेट है। लेकिन इसी चक्कर में जो वैकेंसीज का नंबर कम होता है, उस वजह से कई बार जुडिशरी एस्पिरेंट्स ये सोचते हैं कि नहीं भाई, हम छत्तीसगढ़ जुडिशरी में बहुत टफ कंपटीशन होगा तो अपीयर करने से क्या फायदा है। लेकिन जैसा सर ने कहा कि अगर आप जानते हैं कि आपकी स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस क्या है, आप अपनी स्ट्रेंथ को बनाए रखें और अपनी वीकनेसेस पे वर्क करते रहें, अपनी सारे लूप होल, सारे लेक्यूनास पे वर्क करते रहें, तो आप डेफिनेटली किसी भी स्टेट को क्वालिफाई कर सकते हैं। इससे फर्क नहीं पड़ेगा कि वो स्टेट जो आप पहले टारगेट कर रहे थे वो था, या फिर आपने दूसरे नंबर पे चूज किया, या किसी भी नंबर पे चूज किया। इट इज अल्टीमेटली द डिटर्मिनेशन and it is ultimately the effort that one has to put in order to achieve the success. सर अब आते हैं सबसे एकदम ठोस शुरुआत पे। आप मुझे सर ये बताइए कि प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन के लिए आपकी स्ट्रेटेजी क्या रही थी फॉर एनी ऑफ द एग्जामिनेशन, या आपने जो पढ़ाई की उसमें आपने किन बातों का ध्यान रखा फॉर प्रिलिमिनरी पर्सपेक्टिव? ओके जी, प्रिलिमिनरी एग्जाम जो होता है वो क्वालिफाइंग होता है जी, ठीक है, बिल्कुल। तो उसका आप जिस भी स्टेट के लिए जाते हैं ना जी, आप कट ऑफ मार्क्स देख लें, बिल्कुल, कि कितना कट ऑफ जाता है जी, उसी हिसाब से आप प्रिपरेशन स्टार्ट करें, ठीक है। और मैक्सिमम जितने मार्क्स आप अचीव कर सकते हैं वो भी लिख लें जी, क्योंकि ऑल्दो इट्स अ क्वालिफाइंग एग्जाम, पर आपका जितने ज्यादा मार्क्स आएगा उतने आप कॉन्फिडेंट रहेंगे मेंस और इंटरव्यू में। डेफिनेटली, ठीक है। ये चीज लोग भूल जाते हैं, क्वालिफाइंग समझ के उसको क्वेश्चन भी कम सॉल्व करते हैं कि क्वालिफाइंग है, हम इतना मार्क्स ले आएंगे। तो जो प्रीलिमिनरी एग्जाम में आप प्रिपरेशन करते हैं वो आपको हमेशा मेंस में और इंटरव्यू में बहुत हेल्प करती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो सर प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशंस के बारे में हमने एक चीज, हमें जो इतने एनालिसिस के थ्रू और इतने पेपर्स देखने के बाद हमें समझ में आई है कि क्या प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन जो होता है वो इन जनरल बैराक्ट बेस्ड होता है? क्या ऐसा, मतलब क्या ये सच है, क्या ये मिथ है? आप जरा इसे प्लीज क्लैरिफाई कीजिए सर। मैक्सिमम जो स्टेट्स हैं उनका प्रिलिमिनरी एग्जाम बैराक्ट बेस्ड होता है, पर अभी जो है रिसेंट 2-3 इयर्स से ट्रेंड चेंज हो गया है। अभी रिसेंट केस लॉज भी पूछने लगे हैं, तो इसके लिए जरूरी है कि हम कोई ना कोई साइट पे अपडेटेड रहें जो रिसेंट केस लॉज अपडेट करते रहते हैं। बिल्कुल। और कई स्टेट्स हैं जिनके अंदर जीके आता है, जीएस आता है, यूपी, तो हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। एमपी का भी अच्छा है, बिल्कुल। एमपी में भी यही पूछते हैं, जीएस का क्वेश्चन आते हैं 20 क्वेश्चन, एमपी जीके भी आती है। तो आप केवल बैराक्ट बेस्ड नहीं रह सकते, आपका माइंड ओपन रहना चाहिए, ग्रास्प करते रहिए, जो भी आपको मिल रहा है ना वो सब ग्रास्प कर लीजिए। हो सकता है वो इसी स्टेट में काम ना आता, किसी और स्टेट में आता है,
जैसे दिल्ली के लिए कई लोग प्रिपेयर करते हैं तो उसके अंदर उनका जीके और जीएस बहुत अच्छा हो जाता है। वो लोग जब एमपी का एग्जाम देने के लिए आते हैं तो उन्हें जीके जीएस के लिए अलग से तैयारी नहीं करनी पड़ती है। बिल्कुल। तो आप बेयर बेस्ड तो रहें, पर उसके साथ जो केस लॉज है उनसे अपडेटेड रहें। जो पुराने केस लॉज हैं वो आपको बेयर में नहीं मिलेंगे, उसके लिए आपको बुक रेफर करनी पड़ेगी। ठीक है, तो आप उसकी एक लिस्ट बना लीजिए कि मेन टॉपिक पे ये केस लॉज है, वो आपको बहुत हेल्प। तो मतलब अगर प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन की बात करें तो बैराक तो है ही, साथ ही साथ आप रेफरेंस बुक को भी रेफर करते रहें। और जैसा कि सर ने बताया कि रीसेंट जजमेंट्स का ध्यान रखें, क्योंकि रीसेंट जजमेंट्स आजकल जो नया ट्रेंड है, एक नया एनालिसिस है, उसके थ्रू काफी सारे एग्जामिनेशन में रीसेंट केस लॉज बहुत पूछे जाते हैं। तो ये ऐसे कुछ बेसिक टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जिनका आपको ध्यान रखना है अगर आप प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन को एक्सेल करना चाहते हैं। एक बात सर आपने बहुत अच्छी कही, जो मैं फिर से दोबारा रिपीट करना चाहूंगा अपने व्यूअर्स के लिए, कि सर ने कहा है कि कई लोग कट ऑफ के बेसिस पे, क्योंकि प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में कट ऑफ देख लेते हैं, ध्यान रखते हैं कि बस इतना ही कट ऑफ जाता है और उसी के आसपास स्कोर करने का मन बनाते हैं। लेकिन जैसा सर ने कहा, आप जितना हो सके मैक्सिमम स्कोर करने की कोशिश करिए रादर देन गोइंग फॉर द कट ऑफ, क्योंकि जितना ज्यादा आप कट ऑफ के ऊपर रहेंगे या जितना अच्छा आप स्कोर करेंगे उतना ही आपका मोरल बूस्ट होगा, उतना ही आपका मोटिवेशन बना रहेगा कि आप मेंस में पूरी ताकत झोंक देंगे कि हाँ भाई, मेंस एग्जामिनेशन के लिए मुझे खुद को तैयार करना है, खुद को प्रिपेयर करना है। तो सर अब इसके बाद सबसे बड़ा सवाल आता है मेंस एग्जामिनेशन, जिसे मेन एग्जामिनेशन इसीलिए कहते हैं क्योंकि वो मेन होता है। अल्टीमेटली मेरिट डिसाइड करने में सबसे बड़ा हाथ होता है मेंस एग्जामिनेशन का। तो सर मेंस एग्जामिनेशन के लिए आपकी क्या स्ट्रेटेजी रही, कैसे आपने नोट मेकिंग की या कैसे आपने ऑल टुगेदर ओवरऑल पढ़ाई की, वो क्या कैसे? मेंस, छत्तीसगढ़ के मेंस की बात करें अपन तो छत्तीसगढ़ मेंस में एक ही पेपर होता है, जजमेंट राइटिंग एंड ट्रांसलेशन जी, जो 3 आवर्स का रहता है। तो जजमेंट राइटिंग में सिविल जजमेंट आता है और एक क्रिमिनल जजमेंट आता है जी। तो उसके लिए एक प्रॉपर फॉर्मेटिंग है जी, जिस फॉर्मेट के थ्रू आपको जाना है। कई लोगों को एक मिथ है कि एमपी में अलग टाइप की जजमेंट राइटिंग होती है और छत्तीसगढ़ में अलग टाइप से जजमेंट राइटिंग, मतलब फॉर्मेटिंग से रिलेटेड जी डाउट रहता है जी। तो उनके लिए ये मैं कहना चाहता हूँ कि जो एमपी में फॉलो करते हैं फॉर्मेटिंग, सेम फॉर्मेट आप छत्तीसगढ़ में फॉलो करिए, क्योंकि मैं एमपी बेस्ड स्टडी कर रहा था और यही फॉर्मेट मैंने छत्तीसगढ़ में फॉलो किया है जी। उसके इस बेसिस पे मुझे नंबर भी मिला, सिलेक्शन हुआ है, इसका मतलब उन्होंने नंबर दिया जी। ठीक है, और फॉर्मेटिंग हो गया। उसके बाद जब आप आते हैं एप्रिसिएशन के ऊपर जी, तो एप्रिसिएशन जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपका फॉर्मेटिंग ठीक है तो आप स्कोर कर जाएंगे, और जब आप अच्छा एप्रिसिएशन करते हैं तो औरों से एज ले जाते हैं जी। यही है की टू सक्सेस। एप्रिसिएशन मास्टरिंग जो होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके लिए आप बहुत ही कम टॉपिक्स हैं जिनके ऊपर जजमेंट आता है जी, ज्यादा टॉपिक्स है नहीं। बिल्कुल, उन टॉपिक्स के ऊपर आप जितना ज्यादा जजमेंट हो सकते हैं, मेनली आप पुराने जो क्वेश्चंस हैं जजमेंट राइटिंग के उन पे फोकस करें, उन्हें बार बार लिखकर देखें कि कहाँ गलती कर रहे हैं। और आप जब सेटिस्फाई हो जाए ना जी कि ये जजमेंट जो है मैंने बहुत बेहतरीन तरीके से लिखा हुआ है, बिल्कुल, तब आप समझ लीजिए कि आप स्कोर कर लेंगे उसके अंदर। और अगर आपको कहीं भी डाउट लग रहा है कि यहाँ पे मैंने गलती की हुई है, तो आप उसको एनालाइज करें कि वो गलती क्यों हो रही है और बार बार लिख कर देखें उसको। तो एक समय आएगा जब आपको समझ में आ जाएगा हाँ अब इस चीज को मैंने रिजॉल्व कर लिया है। तो ये छोटी छोटी सी चीजें है ना, आप जो करेंगे उनसे आपका एग्जाम बहुत आसानी से क्लियर हो जाएगा। और बिल्कुल इस चीज का ध्यान रखें, टाइम मैनेजमेंट जी, बिल्कुल मेंस के अंदर टाइम मैनेजमेंट सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम है 3 आवर्स का, 3 आवर्स में आपको 2 जजमेंट लिखने हैं और 2 ट्रांसलेशन करने हैं। अरे 2 जजमेंट्स एंड 2 ट्रांसलेशन, तो टाइम मैनेजमेंट इज द की। और जजमेंट राइटिंग जो है छत्तीसगढ़ में 40 मार्क्स का होता है और ट्रांसलेशन जो है 10 मार्क्स का रहता है। तो कई लोग जो है वो ट्रांसलेशन पे इतना ध्यान नहीं दे पाते हैं, वो सोचते हैं कि जजमेंट राइटिंग में स्कोर कर लें। छत्तीसगढ़ का जब आप कट ऑफ देखेंगे मेंस का, वो भी काफी हाई जाता है, जितना प्री का जाता है लगभग उतना ही मेंस का भी कट ऑफ जाता है। तो उसके लिए ये इंपॉर्टेंट है कि आप चारों चीज पे ध्यान दें। छत्तीसगढ़ में आप एक भी गलती अफोर्ड नहीं कर सकते, बिल्कुल एक गलती, स्लाइट मिस्टेक, वो आपको एग्जाम से बाहर कर देगी। तो आप ये टाइम मैनेजमेंट करें, टाइम मैनेजमेंट आएगा आपका बार बार प्रैक्टिस करने से। आप जजमेंट राइटिंग लिखते रहें और आपका जो टाइमिंग है लगभग 1 से सवा घंटे में एक जजमेंट कंप्लीट हो जाए। सेकंड जजमेंट 1 से सवा घंटे में, कई बार वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है प्रॉब्लम, तो उसके अंदर होता है सवा घंटे से ज्यादा 1.5 घंटा लग जाता है। तो आप क्या ध्यान रखें कि जो ट्रांसलेशन है वो आपका टाइम सेविंग एलिमेंट है,
बिल्कुल जो आपका टाइम बहुत अच्छे से बचा देगा। तो ट्रांसलेशन के लिए आप डिग्लॉट लें, जी जो द्विभाषी संस्करण आता है बेरल का, जी वो चीज लें। और उसके अंदर जब आप इंग्लिश पढ़ते हैं उसी के साथ हिंदी भी पढ़ते जाएं। जी मैं भी इंग्लिश मीडियम से हूँ, मुझे भी जब मैंने शुरू में डिग्लॉट ली तो मुझे भी दिक्कत आई। जी जी तो मैंने क्या किया ना, वर्ड्स जो हैं आप उनको अंडरलाइन कर ले, जो डिफिकल्ट वर्ड्स हैं। बिल्कुल सिंपल वर्ड्स तो सभी को आते हैं जी। कि कैसे ट्रांसलेट करते हैं, जो डिफिकल्ट लीगल वर्ड्स जी। हैं उनकी आप वोकैब बना लें। लगभग जब आप एट द एंड आप जैसे मेंस देने जाते हैं ना, उससे पहले आप उठाकर देखते हैं तो लगभग आपकी 1000 से 1500 वर्ड की वोकैब बन जाती है। बिल्कुल। और ये वोकैब आपको एग्जाम में तो हेल्प करेगी, बाद में भी हेल्प करती है। बिल्कुल। जैसे हम कोर्ट प्रैक्टिस में भी जाते हैं, आप एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पाए तो उसके बाद प्रैक्टिस भी आपके पास ऑप्शन है। आप कोर्ट में जाते हैं, आप इंग्लिश मीडियम से तो आपको दिक्कत जाती है जी। तो आप जब आपकी वोकैब स्ट्रांग रहेगी जी। तो आपको कोर्ट में भी हेल्प करेगी। तो आप तो वोकैब बना लें और ट्रांसलेशन की जितनी प्रैक्टिस हो सके, सुबह 1 घंटा दीजिए, शाम को 1 घंटा दीजिए, बीच में आप जजमेंट राइटिंग की प्रिपरेशन करिए। उससे क्या होगा, जो आपकी लाइफ है ना वो मोनोटोनस सी नहीं लगेगी। पूरा डे आपको मोनोटोनस सा नहीं लगेगा क्योंकि आप पूरा दिन ही जजमेंट राइटिंग कर रहे हैं। और जजमेंट राइटिंग में भी ये ध्यान रखिए कि आज सिविल का कर लिया, कल क्रिमिनल का कर लिया, ऐसा मत करिए, काफी मोनोटोनस हो जाता है। उससे जो बोरिंग लाइफ जो बोलते हैं, बोरिंग डे, मतलब बोरिंग डे आ जाता है। तो आप कोशिश ये करिए कि चीजें चेंज करते रहे, जैसे ट्रांसलेशन किया, फिर सिविल जजमेंट लिख लिया, क्रिमिनल जजमेंट लिख लिया, या हिंदी इंग्लिश में थे, इंग्लिश हिंदी ट्रांसलेशन शाम को कर लिया। आप इस चीज पे ध्यान दें जी। और जैसे हम अपार्ट फ्रॉम छत्तीसगढ़, जब हम एमपी की मेंस की बात करते हैं तो एमपी मेंस में 4 पेपर होते हैं। हाँ। सबसे डिफिकल्ट चीज है एमपी मेंस के अंदर के 2 दिन का पेपर होता है। बिल्कुल। पहले ही दिन स्टूडेंट एग्जॉस्ट हो जाते हैं। सेकंड डे पेपर में जो है ना मार्क्स कम आते हैं। और सेकंड डे जो आपका रहता है जजमेंट राइटिंग के लिए रहता है। फोर्थ पेपर जो है वो जजमेंट राइटिंग का है। और फोर्थ पेपर के अंदर आपको चाहिए कि बिल्कुल फ्रेश माइंड से आप अपेयर, एनर्जी चाहिए, क्योंकि वहां पे आपको अपना माइंड को अप्लाई करना है। बिल्कुल। ठीक है, तो आप एमपी के लिए जो स्ट्रेटेजी रहेगी वो आप सारे लॉ सब्जेक्ट्स बढ़िया से पढ़ लें। बिल्कुल। उसके बाद जो सेकंड पेपर होता है उसके अंदर ऐसे राइटिंग भी आता है, अपार्ट फ्रॉम ट्रांसलेशन का मैं बता दिया मैंने जी। ऐसे राइटिंग के लिए, ऐसे राइटिंग नहीं एक्चुअली इट्स आर्टिकल राइटिंग जी। तो उसके लिए आप द हिंदू के एडिटोरियल देख सकते हैं, है ना। और ऐसी कई मैगजीन्स है, प्रतियोगिता दर्पण में भी ऐसे राइटिंग के आते रहते हैं जी। तो आप उनसे भी ध्यान दे सकते हैं, क्या टॉपिक इंपॉर्टेंट है वो उसकी आप लिस्ट बना लीजिए। एट द एंड क्या होता है, आपके पास टाइम रहता नहीं है। मेंस के लिए हार्डली आपको 40-50 दिन का टाइम मिलता है। उसके अंदर आपको पूरे सब्जेक्ट्स लॉ के पढ़ने हैं और ऐसे राइटिंग भी देखना है और उसके साथ जजमेंट राइटिंग भी देखना है। तो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है मैनेज करना। तो ये सब आप प्री से पहले मैनेज कर लें। हाँ, प्री जिस दिन नोटिफिकेशन आता है जी, उस दिन से आप मतलब अपने 100% प्रिपरेशन चालू कर दीजिए। ठीक है, और जिस दिन डेट आती है उस दिन से आप पूरा प्री में लग जाइए। उससे पहले आप प्री मेंस दोनों की प्रिपरेशन करिए। उससे क्या होगा, जो लास्ट का 40 डेज 50 डेज का टाइम मिलता है उसके अंदर आप अपना टाइम जजमेंट राइटिंग और ऐसे राइटिंग को भी दे सकते हैं और अपने लॉ के सब्जेक्ट भी प्रिपेयर कर सकते हैं। तो मेंस इज इम्पोर्टेंट, क्योंकि मेंस और इंटरव्यू का जो मार्क्स है एट द एंड जो कैलकुलेट होता है वो मैटर करता है। अगर आपका मेंस में बहुत हाई मार्क्स है और बाई चांस आपका लकी डे नहीं रहा और इंटरव्यू कुछ गड़बड़ हो गया तो मेंस आपको एंट्री करा देगा। तो आप मेंस पे बिल्कुल ध्यान दीजिए अच्छे से और उसकी तैयारी कीजिए। एक सर मैं आपसे, क्योंकि आपने बताया तो मैं एक आपसे बहुत एक ऐसी मेरे दिमाग में एक फन फैक्ट आया, मैं आपसे पूछूं कि सर, क्योंकि सर ने जैसा बताया, सर का जो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन था वो अप्रैल 2019 में हुआ। उसके बाद सर ने एक फ्लो बना के रखा जो लगभग बहुत ही कम ऐसा देखने को मिलता है कि प्री होने के इतने समय बाद आपको मेंस देना पड़े। ऐसा जनरली एग्जामिनेशंस के साथ नहीं होता, क्योंकि कोविड की सिचुएशन हुई, इस चक्कर में ये पूरी चीज बहुत ज्यादा डिले हुई। तो सर एक ऐसे ही मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन आया आपकी बात सुनते हुए कि आपने सर इसके लिए अपना जजमेंट राइटिंग की, आप बता रहे थे कि आपने काफी रिगरस प्रैक्टिस की है इसकी। तो सर आप मुझे बस ये बताइए कि इन टोटल, क्योंकि जाहिर है आपने प्री के बाद से ही आप लग गए होंगे प्रिपरेशन में, तो आपने इन टोटल लगभग सिविल और क्रिमिनल जजमेंट मिला के कितनी जजमेंट आपने प्रैक्टिस में लिख ली होंगी सर, बताइए। नॉर्मली जो हमारे जो पुराने एग्जाम्स के अंदर जितने क्वेश्चंस आए हैं जी, वो तो मैंने पूरे सॉल्व किए ही हैं। और वो कितनी बार सॉल्व किए, वो लगभग 3 से 4 बार सॉल्व कर लिए। तो लगभग मुझे अगर ओल्ड क्वेश्चन आ जाता है, एमपी के अंदर टेंडेंसी है जी, जो एग्जाम जो है ना उसके अंदर रिपीटेशन ऑफ क्वेश्चन होता है।
बिल्कुल। या तो वो चार्ज फ्रेमिंग या इशू फ्रेमिंग में रिपीट कर देते ये हैं। चीज मैं अपने जुडिशरी एस्पिरेंट व्यूअर्स को बताना चाहूंगा कि दिस इज अ फैक्ट विच इज नोन टू एवरी जुडिशरी एस्पिरेंट कि कई बार जुडिशरी में चाहे मेंस की बात करें चाहे प्री की बात करें, क्वेश्चंस रिपीट होने की एक टेंडेंसी है, जैसा अजय सर ने हमें बताया कि क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। तो उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना, उन क्वेश्चंस को मास्टर करना आपके लिए काफी हेल्पफुल हो सकता है फॉर द एक्चुअल एग्जामिनेशन। हाँ सर, तो आप बता रहे थे कि आपने टोटल कितने जजमेंट्स लिख डाले होंगे? तो मैंने पुराने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं और उनको बार बार सॉल्व किया है, तो वो लगभग याद हो गए कि इनके अंदर क्या कंक्लूजन पे जाना है जी। और अभी जैसे जिस एग्जाम में मैं अपेयर हुआ छत्तीसगढ़ सिविल जज के एग्जाम के अंदर, तो उसके अंदर जो क्वेश्चन था वो पुराना क्वेश्चन रिपीट नहीं हुआ, वो नया क्वेश्चन आया था, पर जो क्वेश्चन था वो सेम पैटर्न पे बेस्ड था। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसके अंदर जब आप बार बार प्रैक्टिस करते तो एक आपका कॉन्फिडेंस हाई रहता है जी। और आपका टाइम मैनेजमेंट आता है और जो आपकी रीजनिंग रहती है वो बहुत शार्प हो जाती है, स्ट्रीमलाइन हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। जब आप इस टेंडेंसी के साथ जाते हैं कि हाँ कोई भी जजमेंट आ जाए मैं लिख दूंगा, तो आप 100% कॉन्फिडेंटली एग्जाम क्लियर करेंगे और उसके अंदर अच्छा मार्क्स स्कोर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। करत करत अभ्यास से जड़मत होत सुजान। देखिए, अब सर ने जो सीधी चीज बताई है वो ये है कि आप जितनी बार रिवीजन करें, एक बार रिवीजन नहीं, दो बार रिवीजन नहीं, कभी रिवीजन की गिनती ना रखें, रिवीजन बिना रुके आप करते जाएं, चाहे फिर वो ट्रांसलेशन का हो, चाहे वो जजमेंट राइटिंग का हो, चाहे वो मेंस की आंसर राइटिंग का हो। आपका पूरा प्रैक्टिस, पूरा फोकस होना चाहिए कि आप बार बार उन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करें जो पहले आ चुके हैं, सो दैट वो आपका एक आइडिया, आपका एक फोकस, आपकी एक रीजनिंग डिसाइड कर देते हैं, ताकि अगर आपको कोई ऐसा क्वेश्चन आए जो पहले का रिपीटेड ना भी हो, तो भी आपका आइडिया क्लियर रहता है कि आपको इस क्वेश्चन को कैसे आंसर करना है। सर, ये तो बात हो गई हमारी मेंस एग्जामिनेशन की। अब आप ये बताइए कि जब आप बोर्ड के सामने गए या जब आपको एक्चुअली फेस करना था अ पर्सनल इंटरव्यू राउंड ऑफ द छत्तीसगढ़ सिविल जज एग्जामिनेशन, तो वो आपका एक्सपीरियंस कैसा था और आपने किन बातों का ध्यान रखा उस समय पे? इंटरव्यू के लिए मैं पहले भी अपेयर हो चुका हूँ जी। तो इससे मेरी इंटरव्यू की प्रैक्टिस हो चुकी थी। मॉक इंटरव्यू मैंने दिए नहीं है ज्यादा, एक दो मॉक इंटरव्यू दिए होंगे। तो इंटरव्यू के लिए जो आपका मेंस और जो प्री की प्रिपरेशन रहती है, जब आप इन दोनों क्लब टुगेदर करते हैं तो यू आर प्रिपेयर्ड फॉर इंटरव्यू। तो इसके लिए अलग से कोई प्रिपरेशन नहीं करनी है आपको, बस जो आपने जीएस के लिए तैयारी कर रहे हैं उसको कंटिन्यू रखें, क्योंकि कई बार होता है प्री हमारे क्लियर हो जाता है, उसके बाद मेंस में जब हम आते हैं तो जीएस का कोई पेपर अलग से होता नहीं है। बिल्कुल। तो उस वजह से हम प्रिपरेशन को वहीं पे छोड़ देते हैं जीएस की। और जब इंटरव्यू का टाइम आता है तो सडनली हमें रियलाइज होता है कि जब इंटरव्यू बोर्ड है, मे बी वो जीएस पूछ ले या रिसेंट जो डेवलपमेंट हुए हैं या रिसेंट जो केस लॉज, इंपॉर्टेंट केस लॉज हैं वो हुए हैं, उन पे कोई क्वेश्चन पूछ ले तो हम हड़बड़ाहट में क्या करते हैं, सिर्फ लॉ ही लॉ पढ़ते जाते हैं, इन चीज के ऊपर फिर भी ध्यान नहीं दे पाते। तो मेरा ये कहना है कि आप लोग जो है प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखें। आपकी जो प्री की प्रिपरेशन, ऑल्दो यू हैव क्लियर्ड प्री, पर आप उस प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखिए, वो आपको इंटरव्यू में बहुत हेल्प करेगी। ठीक है, इससे पहले मैंने कई इंटरव्यू दिए हुए हैं। मैंने लास्ट नवंबर में राजस्थान का भी दिया हुआ है, राजस्थान सिविल जज का, और लास्ट इसी जनवरी में मैंने हाईकोर्ट का लॉ रिसर्चर का एग्जाम दिया था, तो उसके भी इंटरव्यू में अपेयर हुआ हूँ। इससे पहले एमपी में भी 2 बार इंटरव्यू दे चुका हूँ, बट अनफॉर्चुनेटली आज कुड नॉट क्वालिफाई। मैंने सुप्रीम कोर्ट का लॉ रिसर्चर का दिया था, उसके अंदर जो बेंच थी वहां पे ऑनरेबल जस्टिस बैठते हैं, ऑनरेबल जस्टिस चिलवेश्वर थे, जस्टिस कुरियन जोसेफ थे। तो जब आप इनके सामने इंटरव्यू देकर आते हैं तो यू आर लाइक हाईली कॉन्फिडेंट, अब आप कहीं भी दे सकते हैं। पर जब आप अपेयर होने के आप कुछ समय में आप भूल भी जाते हैं, ऐसा नहीं है कि कैसा कॉन्फिडेंस था उस टाइम आपके सामने। फिर आप जब हमारा हाईकोर्ट कंडक्ट कराता है, एमपी में हाईकोर्ट कंडक्ट कराता है इंटरव्यू, एग्जाम भी हाईकोर्ट कंडक्ट कराते हैं, तो उसके अंदर जो इंटरव्यू बोर्ड रहता है उसमें 2 मेंबर्स रहते हैं, दोनों ऑनरेबल हाईकोर्ट जजेस रहते हैं। बिल्कुल। तो वो क्वेश्चन जो रहते हैं नॉर्मली शुरुआत जैसे आपने मेरे आज इस सेशन की है शुरुआत, उसी तरह से शुरुआत होती है। फॉर्मल क्वेश्चन रहते हैं, पर्सनल क्वेश्चन रहेंगे जिनसे आप बिल्कुल एकदम कंफर्टेबल हो जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती। फिर उसके बाद धीरे धीरे करके उनका लेवल जो है जो अप होता चले जाता है। कोई वो क्वेश्चन पूछते हैं तो आप ये समझ लीजिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ ना कुछ प्रॉब्लम देंगे। बिल्कुल। तो शुरुआत जैसे किसी सिंपल क्वेश्चन से हुई, नेक्स्ट उससे थोड़ा लेवल बढ़ेगा, फिर थर्ड जो लेवल रहेगा वहां पे आपको कोई प्रॉब्लम आ जाएगी इन्हीं 2 क्वेश्चंस के बेसिस पे। तो आप ये ध्यान रखिए कि आप जो पहला क्वेश्चन है उसको अगर आंसर नहीं भी कर पाए हैं तो आप उसमें मत उलझिए,
आप उससे आगे बढ़िए, वो क्वेश्चन पूछ चुका है, अब आप बैक जाकर उसका आंसर तो नहीं दे सकते। बिल्कुल। जो नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा उसके ऊपर जो आंसर नहीं दे पाए जिस क्वेश्चन का, उसका इम्पैक्ट नहीं होना चाहिए। तो आप ये कंटिन्यू रखें। बिल्कुल आपका इंटरव्यू बहुत तेजी से क्वेश्चन पूछते हैं, रैपिड राउंड टाइप का होता है वहां पे, लगभग 15 से 20 मिनट इंटरव्यू चलता है। तो उसके अंदर आप समझ सकते हैं कितने क्वेश्चन पूछते हैं। तो आप पुराने क्वेश्चनों में बिल्कुल ना उलझे, जो क्वेश्चन पूछते जा रहे हैं उनका आंसर दें। और जो इंटरव्यू रहता है वो आपका नॉलेज चेक नहीं करते हैं, नॉलेज तो आपका वो प्री और मेंस में चेक कर चुके हैं, तभी आप इंटरव्यू में अपेयर हुए। वो आपका कॉन्फिडेंस देखते हैं वहां पे कि कितना कॉन्फिडेंट है। जब आप बोर्ड के ऊपर बैठेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस ही दिखाई देगा। आप उस प्रॉब्लम को, उस क्वेश्चन को कितने बेटर मैनर में समझ पा रहे हैं वो चीज देखते हैं। तो आप बिल्कुल ट्राई करें कि जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं उनको क्लियरली अंडरस्टैंड करें, 1 या 2 सेकंड का पॉज लें, उसके बाद आंसर चालू करें। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो यू कैन आस्क। समटाइम्स ऐसी प्रॉब्लम आती है, जैसे मेरे साथ हुआ था इस इंटरव्यू के अंदर, कि जो बोर्ड था 3 मेंबर्स का बोर्ड था। बिल्कुल। 1 वाज द पीएससी मेंबर और 2 ऑनरेबल जस्टिस थे जी। तो जो वो बैठे हुए थे, कोविड की वजह से वो एक प्रोटेक्टिव शील्ड लगाई हुई थी उनने, तो जिसकी वजह से क्या हुआ था, उनका साउंड क्लियर नहीं आता था। तो पहला क्वेश्चन हुआ, मैं समझ गया, मैंने आंसर कर दिया। सेकंड जो क्वेश्चन हुआ वो मुझे समझ में नहीं आया क्योंकि साउंड ही क्लियर नहीं आया। तो कई बार क्या होता है, हम हेजिटेट हो जाते हैं जी कि हम पूछे या ना पूछे, इससे हमारा नेगेटिव इम्पैक्ट जाएगा जी। पर मैंने वहां पे सोचा नहीं, अगर मुझे क्वेश्चन ही समझ में नहीं आया और मैं बोल दूंगा कि नो सर आई डोंट नो, या वो क्वेश्चन हो सकता था सिंपल था, वो सोचेंगे जब सिंपल ही क्वेश्चन नहीं आया तो इनसे डिफिकल्ट क्वेश्चन क्यों पूछे। तो आप बिल्कुल हेजिटेट ना करें, जो भी प्रॉब्लम हो रही है उन्हें बताएं। दे आर वेरी हम्बल जी। हम लोग उनके लिए बिल्कुल चाइल्ड टाइप के हैं जी, बिल्कुल लोअर जुडिशरी में। तो दिनों के हम लोग बिल्कुल डरे हुए हैं, नर्वस बैठे हुए हैं। तो आप बिल्कुल हेजिटेट ना हो, जो भी प्रॉब्लम आए उनसे पूछ सकते हैं। आपको क्वेश्चन समझने में प्रॉब्लम आ रही है कि सर मैं इसका मीनिंग ये समझ रहा हूँ, क्या यही पूछना चाहते हैं आप, यू कैन आस्क हिम डायरेक्टली, हिम और आवर बोर्ड जो भी रहे उनसे आप पूछ सकते हैं। डोंट हेजिटेट। बिल्कुल, जैसा सर ने पूरा एक बेहतरीन आप सभी लोगों को आइडिया दिया कि इट इज नॉट पर्सनल इंटरव्यू, इट इज पर्सनालिटी इंटरव्यू। ये देखा जाएगा कि भाई आपका बॉडी लैंग्वेज कैसा है, क्या आप एज अ जज कैसे लगेंगे जब आप डायस पे बैठेंगे, कैसा आपका डिमीनर होगा, कैसा आपका एक ऑरा होगी, एक ऑरा मंडल होगा, वो बहुत मैटर करता है एज एन एस्पिरेंट ऑफ सिविल जज जो लोअर जुडिशरी को टारगेट कर रहे हैं। और जैसा कि सर ने बताया, कई बार स्टूडेंट्स नर्वस हो जाते हैं, घबरा जाते हैं, या इस चीज से बचते हैं। अगर उन्हें कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो वो उस चीज को पूछने से भी घबराते हैं कि सर मुझे ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया। लेकिन जैसा सर ने खुद का एक अपना एक्सपीरियंस बताया है, आप सभी लोगों से शेयर किया है कि कभी भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आपका जो बोर्ड होगा, आपके जो भी जस्टिस, ऑनरेबल जस्टिस आपके इंटरव्यू लेंगे, वो हम्बल रहते हैं, पोलाइट रहते हैं। आप उनसे अगर कोई आपकी क्वेरी है और आप पूछते हैं तो वो उसको आंसर भी करते हैं, हम्बली आंसर करते हैं। सर एक चीज और मेरे दिमाग में एक ऐसे ही क्वेश्चन आया कि सर आपसे कोई एक सवाल पूछा हो जो आपको याद हो कि आपसे पर्सनल इंटरव्यू में क्या क्वेश्चन पूछा गया था, कोई ऐसा क्वेश्चन आपको याद है? कैसे मेरा जब पर्सनल इंटरव्यू चालू हुआ जी, तो उन्होंने मुझे रिसेंटली कोविड की सिचुएशन चल रही है, बिल्कुल, तो उन्होंने कोविड पे ही पहला क्वेश्चन किया था जी कि कोविड के जो फिगर्स थे वो पूछे थे मुझसे, तो मैंने उसको आंसर कर दिया था। क्योंकि आप जब जाते हो, मैंने जैसे बताया कि आप जो रिसेंट डेवलपमेंट हो रहे हैं बिल्कुल उनको छोड़कर नहीं जा सकते। यू डोंट नो कि वो किस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछेंगे जी। तो आप बिल्कुल पढ़ते रहे, जो भी रिसेंट डेवलपमेंट, जो भी इंपॉर्टेंट घटनाएं हो रही है वो सब ध्यान में रखें। रिसेंट केस लॉस, ऑल्दो वो नहीं पूछे वो आपकी किस्मत है, या आपने पढ़ा है उन्होंने वही चीज पूछी वो आपकी किस्मत है, पर आप इस चीज के ऊपर ध्यान दें। और मेरा पहला क्वेश्चन ही कोविड के ऊपर था, वो चीज पूछी। उसके बाद शुरुआत जो हुई थी, पीएससी मेंबर ने क्वेश्चन पूछा था मुझे, आई डोंट नो नेम ऑफ पीएससी मेंबर जी, पर उन्होंने जब क्वेश्चन पूछा तो मुझे ऐसा लगा कि आप जो आगे क्वेश्चन पूछेंगे वो लॉ के क्वेश्चन नहीं पूछेंगे। हाँ, तो मैं थोड़ा सा रिलैक्स टाइप का हो गया। जब उन्होंने मुझसे क्वेश्चन पूछा कॉन्स्टिट्यूशन बेस्ड, तो मुझे समझ में आया कि नहीं, तुरंत स्विच करना पड़ा आपको तुरंत। मैं इतना कंफर्टेबल हो गया था, मैंने बोला पर्सनल क्वेश्चंस आ रहे हैं जी, तो अगला क्वेश्चन भी पर्सनल क्वेश्चन ही आएगा। पर जब उन्होंने मुझसे कॉन्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन पूछा तो मैं एकदम से अवेक हुआ
मैंने वहां भी पोस्टर चेंज किया था, ऐसा नहीं है। बिल्कुल। तो कॉन्स्टिट्यूशन के जब क्वेश्चंस के ऊपर आए तो पहला क्वेश्चन उनका था कि प्रियम्बल के बारे में बताइए, जी। और उन्हें स्पेसिफिकली मुझसे बोला था वर्ड टू वर्ड प्रियम्बल सुनाइए। ओ, तो वर्ड टू वर्ड प्रियम्बल बताया उनको। जी। और मेरा जो मास्टर्स है वो ह्यूमन राइट्स में है। जी। तो उन्होंने नेक्स्ट क्वेश्चन जो था मुझसे राइट टू प्रॉपर्टी से रिलेटेड पूछा, और पूछा कि ये यूडीएचआर जो है उसमें किस आर्टिकल में दिया हुआ है। ओ, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन 1948 का, उससे पूछ लिया। अरे, क्योंकि ऑल द कॉन्स्टिट्यूशन से है बिल्कुल। पर मेरा ह्यूमन राइट्स में स्पेशलाइजेशन, जिस हाँ। भी फील्ड में आपका स्पेशलाइजेशन रहता है जी। आप उस चीज को छोड़कर नहीं कर सकते। कई लोग क्रिमिनोलॉजी में करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में करते हैं, ह्यूमन राइट्स में करते हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट में करते हैं। आप इस चीज को बिल्कुल छोड़कर मत जाइए, क्योंकि मे बी समटाइम्स इंटरव्यू जो रहता है हो सकता है आपके स्पेशलाइजेशन पे बेस्ड रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है मुझसे सब्जेक्ट स्विच हुआ, सारे से पूछा गया स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट। जी। उसके अंदर ये पूछा कि मैंडेटरी इंजंक्शन कहाँ पे दिया हुआ है, मैंडेटरी इंजंक्शन होता क्या है, बिल्कुल। जो इंजंक्शंस के टाइप हैं उनके अंदर डिफरेंस भी पूछा था मुझसे। जी। जी। फिर उसके बाद उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा एविडेंस एक्ट से। इंटरव्यू के अंदर जो है ना सब्जेक्ट जो है वो स्विच करते हैं, वो बहुत फ्रीक्वेंटली मैं देख पा रहा हूँ कि सर जैसा बता रहे हैं काफी फ्रीक्वेंटली स्विच किए। पहले जनरल नॉलेज से स्टार्ट हुई, फिर थोड़ा पर्सनल क्वेश्चंस हुए, जब थोड़ा हम रिलैक्स होने लगे तो सीधे कॉन्स्टिट्यूशन हमारा जिसमें हमने स्पेशलाइजेशन किया है उससे रिलेटेड क्वेश्चन, फिर कॉन्स्टिट्यूशन इज अ मेजर सब्जेक्ट, और उससे स्विच होके क्वेश्चंस पूछे गए हैं माइनर सब्जेक्ट से, विच इज एसआरए, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, और वहां से फिर जो स्विच हुआ तो सीधे एविडेंस से रिलेटेड क्वेश्चंस। वाओ, दैट इज सम ग्रेट इंटरव्यू एक्सपीरियंस सर। और क्या थे सर क्वेश्चन? एविडेंस एक्ट में जैसे ही आए उसके अंदर पहला क्वेश्चन था हाउ यू विल प्रूव द डॉक्यूमेंट। जी। डॉक्यूमेंट कैसे प्रूव करेंगे। उसके बाद उन्होंने क्वेश्चन पूछा बिल कैसे प्रूव करते हैं। नॉट ओनली इन एविडेंस एक्ट, उन्होंने उसको लिंक किया हिंदू सक्सेशन एक्ट से। हिंदू सक्सेशन एक्ट में क्या मैनर है बिल को प्रूव करने का। आप इस चीज को नोट करिए कि जो छत्तीसगढ़ सिविल जज का सिलेबस है उसके अंदर हिंदू लॉ नहीं है। देखिए, और क्वेश्चन पूछा गया हिंदू सक्सेशन एक्ट से। बिल्कुल। तो बिल्कुल। ये जो जब आप आंसर करते हैं ना तो आपको तब ध्यान आता है कि आपने किसी स्टेट की प्रिपरेशन की थी जिसके अंदर हिंदू लॉ था। जी। वहां से आप इस आंसर को रिलेट कर सकते हैं कि हाँ वहां मैंने जब पढ़ा था तो ये चीज पढ़ा था, तब आप उसको बहुत इजीली आंसर कर सकते हैं। अगर नहीं आता तो सिंपली से कि सॉरी सर आई डोंट नो और आई विल श्योरली लुक आफ्टर दिस क्वेश्चन आफ्टर द इंटरव्यू। तो वो आपको बहुत ही हम्बली नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे। वो आपको ऐसा नहीं है कि ग्रिल करते हैं। कई लोग बोलते हैं कि वो लोग ग्रिल करते हैं, वोट कभी ग्रिल नहीं करता, वो नॉर्मल क्वेश्चन पूछता है। हम इतने नर्वस हो जाते हैं कि हमें जो नॉर्मल क्वेश्चन है वो भी ग्रिल करना लगता है। बिल्कुल। तो आप इस चीज पे ध्यान दें कि नर्वस ना हो, और जो सब्जेक्ट स्विच होते हैं उन पर बहुत ध्यान दीजिए, क्योंकि नेक्स्ट सब्जेक्ट पे आप आ गए तो आपका माइंड सेट भी उसी सब्जेक्ट पे चले जाए। बिल्कुल। और आप कभी ये चीज का हमेशा ध्यान रखिए कि ये हमारे सिलेबस में नहीं है, ये चीज इंटरव्यू में नहीं चलती है। आपका लगभग सब कुछ पढ़ा हुआ होता है, और अगर आपको नहीं आता है तो क्लियरली उसे कि सॉरी सर आई डोंट नो, उससे आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए। मतलब आप गलत आंसर देने की बजाय, ब्लफ करने की बजाय, क्योंकि वो इतने सीनियर लेवल पे हैं कि वो आपकी गलती तुरंत पकड़ लेंगे, तो आप कोई भी ब्लफ करने से बेहतर होगा कि आप एक स्टेप पीछे लेके ये मान लें कि आपको क्वेश्चन का आंसर नहीं पता। आपकी इंटरव्यू में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है अगर आप किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पा रहे हैं। आप आगे बढ़ सकते हैं, आप ये बता सकते हैं कि आपको उस क्वेश्चन का आंसर नहीं आता है, वो आपके अगेंस्ट नहीं जाएगा। लेकिन हो सकता है कि गलत आंसर देना आपके अगेंस्ट चला जाए, तो वो उस चीज का भी आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखने की जरूरत है। एक चीज जो सर ने बताई कि यहाँ पे सब्जेक्ट्स बहुत फ्रीक्वेंटली, बहुत ही तेज पेस पे चेंज हो सकते हैं। तो जब वो सब्जेक्ट्स में बदलाव आए, जब सब्जेक्ट चेंज किया जाए, तो उसी के साथ साथ आपका माइंड फ्रेम भी चेंज हो, और आपका जो रिलेटिविटी, जो लिंकिंग वाला पूरा प्रोसेस है वो दिमाग में चलता रहे कि कहीं आपने हिंदू सक्सेशन एक्ट या फैमिली लॉ या टॉर्ट्स या जूरिस्प्रूडेंस पढ़ा हो जिससे ये कनेक्टिंग लिंक क्वेश्चन पूछा जा रहा है और आप उसे आंसर कर पाएंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट पीस ऑफ एडवाइस है फॉर एवरीवन who is planning to go for judiciary, क्योंकि पर्सनल इंटरव्यू में आपसे ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसा सर ने बताया, हम इतने नर्वस होते हैं कि हमें ऐसा लगता है कि सिंपल क्वेश्चन भी हमारी ग्रिलिंग है,
बट ऐसा नहीं है, बोर्ड काफी हम्बल रहता है, काफी ज्यादा कोऑपरेटिव होते हैं, और उनके क्वेश्चंस को अगर हम ठंडे दिमाग से आराम से रिलैक्स होके समझ के आंसर करें तो गलती की गुंजाइश काफी ज्यादा कम हो जाती है। अब सर काफी हमने आपसे इंफॉर्मेशन दी, काफी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन, काफी अच्छा मोटिवेशन आपने हमारे सारे व्यूअर्स को दिया। सर मैं आपसे एक आखिरी एक और सवाल पूछना चाहता हूं कि सर अगर आपको, क्योंकि आप देख सकते हैं अभी रिसेंटली 252 वैकेंसीज आई हैं मध्य प्रदेश जुडिशरी के लिए, एंड काफी सारे जुडिशरी एस्पिरेंट्स हमारे व्यूअर्स हैं जो इन वैकेंसीज के लिए फाइट करेंगे। फाइट क्या करेंगे? कॉम्पीट करेंगे, एक हेल्दी कॉम्पिटिशन होगा सर। तो आपका पीस ऑफ एडवाइस क्या है हमारे सभी जुडिशरी एस्पिरेंट्स के लिए, चाहे एमपी हो, चाहे बिहार हो, चाहे डीजेएस हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, आप क्या हमारे व्यूअर्स को डायरेक्टली 1-to-1 क्या एडवाइस देना चाहेंगे? कैसे प्रिपेयर करें, किन बातों का ध्यान रखें, और किस तरीके से अपना फोकस, अपना मोटिवेशन और अपना हार्डवर्क तीनों साथ में बना के चले? क्या होगा सर आपका वर्ड ऑफ एडवाइस? रिसेंटली एमपी हाई कोर्ट ने 252 सीट्स नोटिफाई की हैं जी जुडिशरी के लिए, और राजस्थान हाई कोर्ट ने भी 89 सीट्स नोटिफाई की हुई हैं। बिल्कुल। एमपी जुडिशरी के लिए फॉर्म फिल हो चुके हैं जी। अभी डेट नहीं आई जी। तो अभी ये जो टाइम है ना, मैं पहले बात कर रहा था, ये टाइम है मेंस की प्रिपरेशन के लिए। बिल्कुल। क्योंकि जिस दिन डेट आएगी उस दिन से आपका माइंड सेट चेंज हो जाना चाहिए, प्रिलिमिनरी एग्जाम बेस्ड हो जाना चाहिए। फिर आपको मेंस के लिए आंसर राइटिंग नहीं करनी, ना मेंस के लिए आपके नोट्स उठाने, सिर्फ और सिर्फ नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करने हैं आपको प्री के लिए, और जो केस लॉस है उनके ऊपर ध्यान देना है। फिर जैसे ही प्री हो जाता है उसके बाद आप मेंस की प्रिपरेशन पे आइए। कई बार क्या होता है, जब प्री की हम प्रिपरेशन करते हैं तो हम बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, बहुत ज्यादा नर्वस हो जाते हैं। इसके लिए मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस ये रहा है कि सुबह उठकर आप हाफ एन आवर मेडिटेशन करें। बिल्कुल। अनुलोम विलोम कर सकते हैं, जैसा भी आप जिस चीज में आपको रिलैक्स फील होता है। कई बार कई लोगों को घर पे बैठ के रिलैक्स फील होता है, अनुलोम विलोम कर लेते हैं, मेडिटेशन कर लेते हैं, कई लोग वॉक करके करते हैं, बिल्कुल, सॉन्ग सुन के करते हैं, म्यूजिक के थ्रू, जैसा भी आपका होता है आप वैसे अपने माइंड को रिलैक्स रखें और प्रिपेयर कर लें कि आज की डेट की आपकी क्या प्लानिंग है जी, और उस हिसाब से आप प्रिपरेशन चालू करें। और लगभग आप प्लानिंग जब रखते हैं तो लगभग 1 हफ्ते या 15 दिन या 30 दिन की जैसी भी आप प्लानिंग कर सकते हैं उस हिसाब से प्लानिंग करिए, क्योंकि हो सकता है बीच में आपको ऐसा 1-2 दिन आ जाए कि जब आपका मन ही नहीं लग रहा है। बिल्कुल। तो उसके अंदर क्या होता है कि आप अपना शेड्यूल से पीछे हो जाते हैं जी, और किसी दिन हो सकता है आपका अच्छे से मन लग रहा है तो आप अपना जो टारगेट है उसको जल्दी अचीव कर लेते हैं, तो वहां पे आप कहीं ना कहीं कुछ कवर कर सकते हैं। तो आप जो आपका जो शेड्यूल बनता है उसको हेक्टिक ना रखें कि आज मुझे 3 सब्जेक्ट पढ़ने हैं या 4 सब्जेक्ट पढ़ने हैं। एक दिन में आप अपना पोटेंशियल रियलाइज करें कि मैं 50 सेक्शन पढ़ सकता हूँ, 100 सेक्शन पढ़ सकता हूँ और अच्छे से पढ़ सकता हूँ कि कल को आपको रिवीजन करने में हार्डली, जैसे आज आपने 50 सेक्शन पढ़ा तो कल को आपको रिवीजन करने में मुश्किल से 5 या 7 मिनट लगेंगे और उसके लिए भी आपको बेड की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप लेटे हुए रिवीजन कर सकते हैं, जैसे हम बेड में सोने के लिए जाते हैं उस टाइम पे जब हमारे एग्जाम नजदीक रहता है, 15-20 दिन बचते हैं तो आपकी नींद भी नहीं लगती है। तो सबसे बेस्ट तरीका है कि आपने जो पढ़ा है कोई भी सब्जेक्ट उठाइए, बिल्कुल सोचना चालू करिए उसके बारे में, सेक्शन 1 से लेके लास्ट तक गो थ्रू करिए। उसे सोचते सोचते हो सकता है आप आधे तक ही जाएंगे और आपकी नींद भी लग जाएगी। जब आप सुबह उठेंगे तो आपको ये रहेगा कि मैं रात को रिविजन कर चुका हूँ, तो ये कॉन्फिडेंस आपके साथ में रहेगा। जो 5-7 मिनट लग रहे थे वो 5-7 मिनट भी आपको देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने जो टाइम आपका सोने का था वो टाइम यूज कर लिया है रिवीजन के लिए। तो जो आपका रिवीजन का टाइम है वो बच चुका है डेफिनेटली। तो इस चीज का ध्यान रखें, टाइम सेविंग करें जहां से भी सेव हो सकता है। जैसे ही डेट आती है उसके बाद बिल्कुल टाइम वेस्ट ना करें, क्योंकि हो सकता है कि आप जहां टाइम वेस्ट कर रहे हैं कोई और स्टूडेंट कॉम्पिटिशन टाइम पे पढ़ाई कर रहा हो वो आपसे आगे निकल जाएगा। ठीक है, इस चीज का बिल्कुल ध्यान रखें। और मेडिटेशन तो मैं बोलूंगा कि आपको करना चाहिए। अगर नहीं भी करते हैं शुरू में 5 मिनट 2 मिनट जितना भी होता है, धीरे धीरे करके जैसे एग्जाम आएगा ना तब तक आप हाफ एन आवर तक तो पहुंच जाएंगे। तो वो आपको बहुत हेल्प करता है, आपको पता भी नहीं चलेगा इसकी यूजफुलनेस की कहाँ इसने हेल्प कर दी आपको। क्योंकि जब आप मेंस देने के लिए जाते हैं, स्पेशली एमपी का मेंस देने के लिए जाते हैं, उसके अंदर एक दिन में 2 पेपर होते हैं, तो आपको टाइम गैप भी बहुत कम मिलता है, 2 घंटे का मिलता है। और उस टाइम पे धूप रहती है, तो उस टाइम वैसे भी हमारा माइंड वर्क नहीं करता क्योंकि पहले पेपर के बारे में सोचते रहते हैं। जब आप वहां पे बैठ के हाफ एन आवर मेडिटेशन कर लेते हैं
तो उससे क्या हो जाता है, आप रिलैक्स हो जाते हैं, आपकी जो पहले की प्रॉब्लम है वो सब आप भूल कर सेकंड पेपर पे फोकस करना चाहते हैं, प्रिपेयर कर लेते हैं। सेकंड पेपर जो है, सेकंड पेपर और फोर्थ पेपर जी। जो है, दोनों में आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड होना चाहिए, क्योंकि वहां पे आर्टिकल राइटिंग है। अगर आपको फैक्ट्स याद नहीं होंगे तो आप आर्टिकल राइटिंग में लिखेंगे क्या, तो वो चीज आपको मेडिटेशन हेल्प कर देगी, ठीक है। और छत्तीसगढ़ में ऑल्दो एक ही पेपर होता है, पर जो पेपर होता है वो है जजमेंट राइटिंग का, तो उसमें प्रेजेंस ऑफ माइंड डायरेक्टली चाहिए। आपके पास टाइम नहीं है सोचने के लिए कि यहाँ गलती कर दिया तो मैं नेक्स्ट पेपर के अंदर इसको कंपनसेट नहीं कर सकते, तो उसके लिए होता है कि वो लोग जब आपको कॉपी देते हैं ना जी, तो उससे आपको 15 या 20 मिनट का टाइम मिल जाता है, तो वहां पे बैठ के आप अपना ध्यान करिए जी, मेडिटेशन जो है मैं बता ही रहा हूँ वो करिए आप जी। और आजू बाजू में किसी को मत देखिए, क्योंकि आपको नहीं मालूम कि वो बच्चा कैसा पढ़ता है। आप अपनी प्रिपरेशन पे ध्यान रखिए, क्योंकि आजू बाजू में कई लोग रहते हैं जो शीट्स लेते हैं, एक्स्ट्रा शीट्स ले रहे हैं, हम घबरा जाते हैं कि लोग इतना सारा लिख रहे हैं, वो क्या लिख रहे हैं। नहीं, आपको लिखना नहीं, आपको क्वांटिटी नहीं क्वालिटी चाहिए, क्वालिटी पे ध्यान देना है। क्वालिटी के लिए जो आपने हार्डवर्क किया हुआ है वो आपको बहुत हेल्प करेगा, आंसर राइटिंग की जो प्रैक्टिस की है वो हेल्प करेगी, जजमेंट राइटिंग की प्रैक्टिस हेल्प करेगी, और जो आपका कॉन्फिडेंस है वो 100% प्री मेंस और इंटरव्यू में प्ले में आएगा ही आएगा। तो आप बिल्कुल कॉन्फिडेंट रहिए और अपनी तैयारी बिल्कुल अच्छे से रखिए। कई लोग एक बार मुझसे क्वेश्चन भी पूछा है कि जैसे आप प्री की प्रिपरेशन करते हैं तो ओल्ड क्वेश्चन अकेला सॉल्व कर ले उससे हो जाएगा, जैसे लोकल लॉ से 5 या 7 ही क्वेश्चन आते हैं, छत्तीसगढ़ में भी ऐसे ही होता है। कई बार क्या होता है जब क्वेश्चन वो लोग एग्जाम्स के अंदर पूछते हैं तो पेरिफेरल एरिया से भी पूछ लेते हैं, आप एक भी मतलब मार्क्स लूज करना अफोर्ड नहीं कर सकते। बिल्कुल, तो आप सारा पढ़े जी, एक ना एक बार तो 1 या 2 बार आपकी बेयरिंग अच्छे से पड़ी हुई हो, आपको मालूम रहे अगर ये क्वेश्चन आया है तो किस पार्ट से आया होगा, ताकि आप 50-50 सिचुएशन रहे तो वहां पे आप करेक्टली आंसर कर पाए। बिल्कुल। तो लोकल लॉज को आप बिल्कुल मत छोड़िए, लोकल लॉज को एट द एंड तक पढ़ते रहिए, क्योंकि आप अगर ऑब्जेक्टिव टाइप अकेला सॉल्व करके जाएंगे लोकल लॉस का, पर जब आप मेंस में आते हैं तो वहां पे तो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन था, बिल्कुल, तो आपको वहां पे दिक्कत जाएगी, क्योंकि वो आपके लिए एकदम न्यू सब्जेक्ट हो जाएगा। तो आप अपनी जो प्री की प्रिपरेशन रखते हैं उसके अंदर पूरी बेयरेक्ट्स पढ़िए, 1 या 2 बार तो आपकी बेयरेक्ट अच्छे से पढ़ी हुई होनी चाहिए, और एट द एंड जो इंपॉर्टेंट सेक्शन है जहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है वो आपकी बेयरेक्ट में मार्क होना चाहिए कि यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है। क्या रहता है कि हमारे माइंड की टेंडेंसी है कोई बहुत स्पेसिफिक फैक्ट होगा तो वो उसको हम याद रख सकते, तुरंत याद कर लेंगे। और अगर वो स्पेसिफिक नहीं होगा, अगर किसी एग्जाम में पर्टिकुलर लाइन से क्वेश्चन नहीं आया तो हमारा माइंड इतना ध्यान नहीं देगा उस चीज के ऊपर, हो सकता है इस बार उस चीज से क्वेश्चन आ जाए, तो आप तब आपको लगेगा ये तो मैं पढ़ के आया था पर मुझे ध्यान क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि आपने उस चीज पे ध्यान नहीं दिया। आप मार्क कर ले अपनी बेयरेक्ट में इस सेक्शन से क्वेश्चन आया है, जैसे ही आप उस सेक्शन के ऊपर आएंगे तो आपको एकदम तुरंत याद आएगा, पूरी चीजें याद आएगी कि यहाँ से पर्टिकुलर इस पार्ट से क्वेश्चन आया हुआ है, आपका माइंड जो है अटेंटिव हो जाएगा। बिल्कुल। और जैसे ही आपका माइंड अटेंटिव होता है वो चीज आपको याद रहेगी, वो एग्जाम में वो आपको मतलब सिचुएशन भी याद आ जाएगी, जिस सिचुएशन में आप बैठे हुए थे, जिस कंडीशन में आप बैठे हुए, जो एनवायरनमेंट था आपके पास में, वो सब कुछ याद आ जाएगा। तो आप इस चीज का ध्यान रखें, जो भी आप पढ़ते हैं ध्यान से पढ़ें, और एक बार पूरा सिलेबस अच्छे से पढ़ा हुआ होना चाहिए। कभी भी ये ना करें कि 10 दिन में मैं कर लूंगा या 5 दिन में। कई लोग ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, जो लोग बार बार देते हैं वो ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं कि हमने इतनी बार पढ़ा हुआ है, मैंने पिछले एग्जाम में पढ़ा हुआ था, पिछले एग्जाम में आपने पढ़ा हुआ था, पर हमारा माइंड क्या करता है कि चीजें रिटेन नहीं कर पाता इतना, 100% रिटेन हम नहीं कर सकते। जो भी हम पढ़ेंगे उसमें से हार्डली 20-30% हमें याद रहता है। तो आप जब बार बार रिविजन करेंगे तो वो चीज आपके दिमाग में बिल्कुल एकदम से छप जाएगी। बोलते हैं ना, वहां पे यदि आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे आपको याद आएगा अरे ये तो सिंपल क्वेश्चन है। हो सकता है आप बाहर आके जब बाकी स्टूडेंट्स को देखेंगे तो बोलेंगे यार इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन आया था, पर आप बोलेंगे ये क्वेश्चन तो मैं इतनी बार पढ़ चुका, ये तो सिंपल ही था। तो आप रिवीजन जो है की टू सक्सेस है, रिवीजन जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा करिए। और लॉ सब्जेक्ट तो आप छोड़िए ही मत, लॉ सब्जेक्ट कोई भी नहीं छोड़ना है, बेयरिंग सारे सब्जेक्ट्स ही पढ़नी है। और स्पेसिफिकली छत्तीसगढ़ के लिए जो है वो एक्साइज एक्ट भी आता है, वहाँ पे एक्साइज एक्ट आपको देखना है। एनआरसी जो है उसमें अमेंडमेंट हो चुके हैं कुछ, तो रिसेंट अमेंडमेंट्स को भी आपको देखना है, वो सारे सब्जेक्ट्स में देखना है। बिल्कुल। और उसके अलावा रेंट कंट्रोल भी चेंज है, जीपी से अलग है, तो रेंट कंट्रोल आपको देखना है। जो भी एक्स्ट्रा सब्जेक्ट है वो आप छोड़कर नहीं जा सकते, और प्री में तो आप बिल्कुल ही अफोर्ड नहीं कर सकते। और कोशिश करिए कि जो प्री है उसके अंदर आपका मार्क्स जो है जैसे आउट ऑफ 100 होता है, जैसे छत्तीसगढ़ का 100 का होता है, तो आपका 90s में ही रहे। क्योंकि जिस दिन आप प्री देकर आते हैं उस दिन से आप मेंस की प्रिपरेशन चालू कर सकते हैं। बिल्कुल। अगर आपके मार्क्स 80s में रहेगा
तो आपको हमेशा डाउट रहेगा, सेल्फ डाउट रहेगा, मेरा होगा कि नहीं होगा, जी, और उसी को सोचने में आप लोग टाइम वेस्ट कर देते हैं। मेंस की प्रिपरेशन डिले होती जाती है। बिल्कुल। तो वो चीज ना करें आप, जितना ज्यादा हो सके प्री में स्कोर करिए, ताकि नेक्स्ट डे से एक दिन का रिलैक्स पीरियड बहुत रहता है, जितना रिलैक्स कर लिया आपने, नेक्स्ट डे से आप मेंस की प्रिपरेशन चालू कर दीजिए, ठीक है। और मेंस के अंदर भी ऐसे ही है, मेंस के बाद भी हम लोग रिलैक्स हो जाते हैं कि आपकी इंटरव्यू में तो काफी टाइम आराम से अभी मेंस का रिजल्ट आएगा 1-1.5 महीने के अंदर, उसके बाद इंटरव्यू चालू होगा। तो आप वो भी मत करिए। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि 50-60% भी आपने अच्छा किया है, अपना पूरा एफर्ट दिए हैं आपने, तो आप इंटरव्यू की प्रिपरेशन चालू कर दीजिए, और जो भी नेक्स्ट एग्जाम है उसको टारगेट कर लीजिए, क्योंकि जब हम एग्जाम को टारगेट करते हैं तो हमारी प्रिपरेशन चलती कंटिन्यूस चलती है, रुकती नहीं है। बैक टू बैक 2019 में मैंने काफी एग्जाम दिए हैं। मैंने जनवरी में उसका इंटरव्यू दिया था एमपी जुडिशरी का, वो क्वालिफाई नहीं हुआ। उसी के बाद यूपी का आया, यूपी का मेंस था, यूपी का मेंस देने के लिए मैं नहीं गया था क्योंकि एमपी का फिर से नोटिफिकेशन आ गया था। फिर उसके बाद उसमें भी नहीं हुआ, फिर उसी बीच में राजस्थान का हुआ, राजस्थान का एग्जाम दिया, उसका भी मेंस दिया, उसका भी इंटरव्यू दिया। इवन तेलंगाना का भी प्री मेंस देने के लिए मैं चला गया, क्योंकि उससे क्या होता है आपकी जो प्रिपरेशन रहती है वो कंटिन्यूअसली फ्लो बना रहता है। ये चीज तो जनवरी तक चलती रही, जनवरी के बाद कोई एग्जाम आया नहीं जी। तो उसके बाद क्या हुआ, लॉकडाउन हो गया। लॉकडाउन की सिचुएशन में सबसे पहला क्वेश्चन ये आया कि अब हमारे एग्जाम होंगे कि नहीं होंगे, हमारी प्रिपरेशन कंटिन्यू करें कि नहीं करें, क्योंकि ऐसा लग रहा था जैसे कि ये सिचुएशन जो है वो 1-1.5 साल तक चलती रहेगी। बिल्कुल। तो उसके अंदर कई लोगों ने क्या हुआ कि प्रिपरेशन को बीच में ही छोड़ दिया जी, तो जिसकी वजह से क्या हुआ कि जो एज उन्होंने ले रखी थी वो एज अब चली गई। बिल्कुल। तो इस वजह से दिक्कत हुई। आप अभी भी टाइम है, जैसे इन एग्जाम की डेट नहीं आई है, नोटिफिकेशन आ गए हैं, तो आप कंटिन्यू प्रिपरेशन करते रहे इसके अंदर जी। किसी भी स्टेट की कर रहे हैं, स्टेट स्पेसिफिक होके ना करें, बिल्कुल आप सारी स्टेट की करिए जी। जो भी आपकी स्ट्रेंथ है आप पहले ही रियलाइज कर लीजिए। मैं पहले बताया हुआ है कि आप रियलाइज कर लीजिए कि ये सब्जेक्ट मेरी स्ट्रेंथ है, जजमेंट राइटिंग स्ट्रेंथ है, आपका लॉ सब्जेक्ट कौन सा स्ट्रेंथ है, तो आप उसको स्ट्रांग रखिए। बाकी जो वीकनेसेस लग रही है उसको आप कवर अप करिए और फिर एग्जाम के लिए अपेयर हो जाइए। और कॉन्फिडेंस, रिवीजन, ये दोनों चीजें चाहिए हैं जो आपका एग्जाम क्लियर करा देंगे। बिल्कुल। तो कॉन्फिडेंस, रिवीजन और खुद का माइंड रिलैक्स रखते हुए अपने फ्लो को बनाए रखना, अपनी जो पूरी प्रिपरेशन है उसे रुकने ना देना, चाहे वो एन केन प्रकारें किसी भी तरीके से हो, लेकिन ये मेक श्योर करना कि हम सीखना ना बंद करें, हम सीखना ना रोकें। क्योंकि जब हम कुछ ना कुछ पढ़ते रहते हैं, जब हमारा रिवीजन चलता रहता है, तो हम काफी ज्यादा टाइम सेव करते हैं। जैसा सर ने बताया कि हमें अननेसेसरली किसी भी तरीके से टाइम को वेस्ट करने से रोकना है। तो हमें ध्यान रखना होगा कि हम अननेसेसरली सोशल मीडिया की तरफ भी ना डिस्ट्रैक्ट हों। हमें ध्यान रखना है कि हम दूसरों की प्रिपरेशन पे ध्यान देने की बजाय अपनी प्रिपरेशन का ध्यान रखें। हम अपनी प्रिपरेशन पे भरोसा रखें, अपनी प्रिपरेशन पे फोकस्ड रहें, कॉन्फिडेंट रहें, रिवीजन जितना हो सके उतनी बार करें। और यही वो फैक्टर्स हैं जो अल्टीमेटली आपको किसी भी दूसरे एस्पिरेंट से बेहतर बनाते हैं, आपको एक एज देते हैं। जैसा सर ने कहा, आपको एक लाभ देते हैं, एक बेनिफिट देते हैं कि आपने क्योंकि थरोली रिवीजन किया, एक नहीं दो नहीं अनगिनत बार आपने रिवीजन कर लिया किसी भी सब्जेक्ट का, तो वो सब्जेक्ट आपको कवर टू कवर ध्यान में आ जाता है, जो आपकी प्रिपरेशन को अल्टीमेटली शो करता है आपके प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में, मेंस एग्जामिनेशन में, और वो ही कॉन्फिडेंस अल्टीमेटली दिखता है हमारे इंटरव्यू में। सो वो बहुत जरूरी है, वो बहुत मैटर करता है। अजय सर ने बहुत ही वैल्यूएबल पीस ऑफ एडवाइस दी। आई एम वेरी वेरी थैंकफुल टू यू सर कि आपने अपने शेड्यूल से, बिजी शेड्यूल से हमारे लिए टाइम निकाला। थैंक यू सो वेरी मच सर। So in this entire session of this toppers talk, हमने स्पेसिफिकली बात की अजय सिंह मीना सर से। आई एम वेरी वेरी थैंकफुल टू यू अजय सर कि आप यहाँ पे आए, आपने समय दिया, आपने हमारे व्यूअर्स के लिए समय निकाला। बहुत ही इंपॉर्टेंट पीस ऑफ एडवाइस दी है सर ने, नॉट जस्ट फॉर प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशंस बट वन ऑफ द बैकबोन्स ऑफ मेंस एग्जामिनेशन, जिसको कहते हैं जजमेंट राइटिंग। जजमेंट राइटिंग के लिए सर ने हमें बहुत वैल्यूएबल एडवाइस दी है। इनफैक्ट सर ने अपना पर्सनल इंटरव्यू का जो एक्सपीरियंस था
वो शेयर किया है। आई एम वेरी श्योर कि आपको ये पूरा पूरा वीडियो अच्छा लगा, पसंद आया। अगर पसंद आया तो डू लाइक दिस वीडियो, डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल, डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन सो दैट व्हेनेवर वी पोस्ट ऑल दीज वीडियोस तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू सो वेरी मच अजय सिंह मीना सर, आपने काफी ज्यादा मोटिवेट किया है हमारे जुडिशरी एस्पिरेंट्स के लिए। सो कीप लर्निंग, कीप हैविंग फन, स्टे रिलैक्स, stay motivated and stay confident. That is the ultimate key of success for all the judiciary aspirants, for any of the aspirants in this country. I thank you again, Ajay sir, for your valuable time. Thank you so very much, sir. And let's end today's session. मिलते हैं अगले सेशन में। Thank you so very much. This is me, Shubham Upadhyay, Project Head, Judiciary Gold, signing off.